हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारा 40 रहेगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बच्चों के शारीरिक विकास का संबंध सीधे किससे होता है। फर्स्ट ऑप्शन आनुवंशिक कारक जीन से, सेकंड ऑप्शन पर्यावरणीय कारक पोषक और देखभाल से, थर्ड ऑप्शन संवेदी प्रणाली से, या डी ऑप्शन आपका सभी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि आनुवंशिक जीन से किस तरीके से संबंध होता है, तो इसमें क्या होता है आपका कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसका जो विकास जो है वो आनुवंशिक आधार होता है। ठीक है, बच्चे के शारीरिक विकास का आनुवंशिक आधार होता है, जो क्या होता है ऊंचाई। किस चीज़ से? ऊंचाई। आपका जो वजन होता है क्या होता है? वजन। ठीक है, और शरीर के अन्य शारीरिक विशेषता को क्या करता है? निर्धारित करता है आपका। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे किसके अंदर आता है? ये हमारे जैविक कारक के अंदर आता है। ठीक है, जैविक कारक के अंदर क्या चीज़ आती है? आनुवंशिक कारक आते हैं, जिसमें हमारे जो बच्चा होता है उसकी ऊंचाई, वजन, शरीर के जो अन्य शारीरिक विशेषताएं होती हैं वो निर्धारित होती हैं आपकी। ओके, सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा इसमें पर्यावरणीय कारक, जिसको हम पोषण और देखभाल भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है आपका कि जो पोषण है आपका, ठीक है, पोषण क्या होता है? एक स्वस्थ और संतुलित पोषण बच्चे के शारीरिक विकास के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर हम अच्छा पोषण करेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, तो क्या करेगा? तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए क्या है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट आता है संवेदी प्रणाली। तो बच्चे के शारीरिक विकास का संबंध जो है सीधा संवेदी प्रणाली से भी होता है। क्यों? क्योंकि जो संवेदी अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं? मस्तिष्क कोशिका के बीच संबंध को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। जो क्या है? जो सीखने, जो मोटर कौशल होते हैं, मोटर कौशल का मतलब जो आपका चलना होता है। ठीक है, क्या होता है? चलना होता है आपका। इसमें क्या होता है? पकड़ना होता है आपका। और जो शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण में क्या है? बहुत हेल्प करते हैं। और जो आपकी संवेदी प्रणाली है, इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे अपने शरीर की स्थिति और जो संतुलन होते हैं उसको क्या करते हैं? समझते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से क्या है? हिल डुल भी पाते हैं और खेल और दैनिक गतिविधि में भाग ले पाते हैं आपका। ठीक है, और इसमें क्या था आपका कि मोटर कौशल जो है बताया मैंने अभी कि उसके नियंत्रण में हेल्प करते हैं। तो जो आपका मोटर कौशल का जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है। फर्स्टली आता है आपका, इसमें आपका आता है फर्स्टली आता है कि फर्स्ट आता है सूक्ष्म मोटर कौशल आपका। ठीक है, सूक्ष्म मोटर कौशल आता है, जिसमें क्या होता है कि रेत या पानी की मेज पर खेलता हुआ बच्चे के हाथ का उपयोग करने से उनकी स्पर्श इंद्रियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? उत्तेजित हो जाती हैं। और उनकी मांसपेशियां भी क्या होती हैं? इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो भी मजबूत होती हैं। जो चम्मच का उपयोग करते हैं या कप पकड़ने जैसे सूक्ष्म कार्यों में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आता है सेकंड, जिसको हम कहते हैं संकल्प मोटर कौशल आपका। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका कि एक अच्छी तरह से विकसित जो संवेदी प्रणाली होती है वो क्या करती है? बच्चे को अपना संतुलन बनाए रखने, जैसे लाइक सीढ़ियों पे चढ़ने के, झुकने के, या फिर कह सकते हैं कि अपने शरीर के अंगों को बिना देखे नियंत्रण या नियंत्रित करने में क्या करती है? मदद करती है आपकी। ठीक है, क्लियर हो गया संवेदी प्रणाली। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो सभी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। शारीरिक विकास का संबंध सीधे इन तीनों से भी होता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि
बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है, जीन पियाजे के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि बच्चे की सोच वयस्क की सोच से मात्रा के बजाय गुणात्मकता में भिन्न होती है। सेकेंड ऑप्शन आता है कि बच्चे निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं होते बल्कि अपनी सोच को सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बच्चे अपनी सोच और दुनिया के प्रति दृष्टिकोण को बनाने के लिए सक्रिय रूप से ज्ञान बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि बच्चे की सोच वयस्क की सोच से मात्रा के बजाय क्या है, गुणवत्ता में क्या होती है, भिन्न होती है। मतलब कि बच्चे की जो सोच है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो एक अलग तरीके से तर्क करते हैं और दुनिया को एक अलग नज़रिए से क्या करते हैं, देखते हैं। और पियाजे के अनुसार क्या था कि बच्चे की जो सोच है, सोच के विकास को क्या है, इन्होंने अलग अलग चरण में बांटा था। ठीक है, और प्रत्येक चरण की क्या होती है, अपनी एक विशेषता होती है। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि बच्चे निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं बल्कि सोच सक्रिय रूप से विकसित करते हैं। मतलब कि वे प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, प्रयोग करते हैं, अवलोकन करके और परिणाम के जो आधार होते हैं उस पर अपने ज्ञान को क्या करते हैं, दुनिया के सामने या दुनिया के दृष्टिकोण को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट इस आता है कि बच्चे जो हैं अपनी सोच दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से ज्ञान को बढ़ाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई उनके दिमाग में ज्ञान भर देगा, बल्कि वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो खुद ही ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इसका 4 हो जाएगा, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि एक कवि एक लेखक के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें आपका कि मौखिक भाषा बुद्धि। सेकंड ऑप्शन आता है दृश्य स्थानिक बुद्धिमत्ता। थर्ड आता है आपका कि संगीतीय लयबद्ध बुद्धि। या फिर फोर्थ आता है आपका इसमें आंसर कि ऑप्शन आता है कि अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन की मौखिक भाषाई बुद्धि आपका। ठीक है, कि एक कवि और एक लेखक के पास कौन सी बुद्धि, मौखिक भाषाई बुद्धि होने की मात्रा जो है, संभावना अधिक होती है। क्यों होती है, अब इसकी संभावना अधिक क्यों होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो शब्द होते हैं और जो भाषा होती है, भाषा का कुशल प्रयोग शामिल होता है इसमें। मतलब जो कवियाँ होते हैं आपके, जो कवि होते हैं, कवि में क्या होती है, भावनाओं को गहराई से समझने और अभिव्यक्त करने की संवेदनशीलता, मतलब सेंसिटिविटी जो होती है वो अधिक हो सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ लेखक की बात करते हैं तो लेखक में क्या है, किसी विषय को विस्तार से और तार्किक रूप से समझने की क्षमता अधिक हो सकती है आपकी। ओके, यहाँ सबसे पहले तो इसको समझो कि जो मौखिक भाषाई बुद्धि होती है, इसमें यही है कि यह शब्दों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता है, चाहे वो क्या हों, मौखिक हों आपके, ठीक है, चाहे वो कैसे हों आपके, लिखित हों आपके, ठीक है, उनको प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्या होती है, क्षमता होती है। और जो कवि और जो लेखक है, ये दोनों ही कहानी या विचार को व्यक्त करने और भाषा का संरचनात्मक उपयोग करने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं आपके। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर ही कवि के बारे में बात करते हैं, कवि में विशेष रूप से क्या क्षमताएं होती हैं, तो इसमें होता है भावनात्मक संवेदनशीलता। मतलब कि आपका कि जो कवियाँ होते हैं उनमें सूक्ष्म, बहुत
छोटी मात्रा में या सूक्ष्म बोल सकते हैं, भावनाओं को समझने और उन्हें शब्दों में पिरोने की गहरी संवेदनशीलता होती है। ये क्या करते हैं, ये शब्दों के जो लय होते हैं, जो ध्वनि होते हैं, उसके अर्थ के साथ प्रयोग करते हैं, जिससे कविता में क्या होती है, गहराई आती है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से होता है लेखक के लिए कि लेखक में विशेष कौन सी क्षमताएं होती हैं। तो आता है सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका तार्किक कौशल आ जाता है। ठीक है, मीन्स कि जो लेखक होता है वो किसी भी विषय को स्पष्ट करने या फिर कोई भी विस्तार से बताने और तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में अधिक सक्षम होते हैं जो लेखक होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रोज़मर्रा की घटना में नई चीज़ देख सकते हैं। उन्हें क्या होता है कि अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों के सामने उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं आपका। ओके, क्लियर हो गया आपको ये, एंड इसका आंसर इज ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि कक्षा में विविधता के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, प्रासंगिक सामग्री का चयन करके। थर्ड ऑप्शन, छात्रों को आवाज़ और विकल्प दें। और डी ऑप्शन आपका सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी। यहाँ हम अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज आता है हमारा सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा दे। मतलब कि जो छात्र होते हैं उनमें क्या है, आपकी सहानुभूति और जो आपका क्या होता है, सम्मान होता है, आपसी सम्मान की जो भावना होती है उसको विकसित करके, ताकि हर छात्र जो स्टूडेंट है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, मूल्यवान वो क्या करे, महसूस करे एक तरह से अपने आप को। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में आता है आपका कि प्रासंगिक सामग्री का चयन करें। मतलब कि ऐसी पुस्तकें, क्या आपकी जो पुस्तक होती है, ऐसी पुस्तक और सामग्री चुने जिससे छात्र की विविध रीति रिवाज जो होते हैं, जो उनकी संस्कृति होती है, पृष्ठभूमि होती है, उसको दर्शाती हो आपकी। ठीक है, तो ऐसी बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आपका थर्ड ऑप्शन आता है कि छात्रों को आवाज़ और विकल्प दें। मतलब कि आपका कि जो छात्र हैं, छात्रों को उनकी राय व्यक्त करने और जो चर्चाएं होती हैं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का क्या है, उनको अवसर देना चाहिए। जिससे क्या होता है, उनमें जो उनमें क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास। क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास, और अंदर से जुड़ाव जो होता है वो बढ़ता है उनके अंदर। तो करेक्ट आंसर इज इसका 4 ऑप्शन हो जाएगा कि ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, करेक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन इज कि अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को विशिष्ट विशेषता निम्न में से कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन, सामाजिक समस्या। थर्ड ऑप्शन, सूचना प्रसंस्करण। या फिर डी ऑप्शन आपका 4 सभी। तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा, आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा कि सभी आपका। ठीक है, अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, हमारा क्या है यहाँ, अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है कि छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो छात्र होते हैं वो आसानी से विचलित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, या एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को क्या है, ध्यान केंद्रित करने में क्या हो जाती है, कठिनाई हो सकती है आपकी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये सेकेंड ऑप्शन आता है, सामाजिक समस्याएं। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो कठिनाई अक्सर उनके सामाजिक कौशल और दैनिक जीवन की जो गतिविधियां होती हैं उसको भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। जो अधिकतम अक्षमता वाले छात्र होते हैं उनकी विशेषता होती है स्पेशली। और आपका थर्ड ऑप्शन आता है, सूचना प्रसंस्करण। मतलब जो मस्तिष्क होता है, क्या होता है,
मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क की जानकारी को समझने और जो संसाधित करने की प्रक्रिया में भी क्या होती है, उन्हें बाधा आ सकती है। तो अधिगम अक्षमता वाले छात्र की ये क्या है, विशेषताएं हैं आपकी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित निम्नलिखित में से कौन करते हैं। फर्स्ट, असफलता का भय। सेकंड, प्रभावी शिक्षण रणनीति। थर्ड, उचित शिक्षण अधिगम संसाधन। या डी आपका शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित निम्नलिखित में से कौन, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन में नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपका कौन नहीं करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका असफलता का भय जो होता है वो अधिगम को पॉजिटिव रूप से प्रभावित नहीं करता है, जबकि आपका जो ये तीनों ऑप्शन हैं ये क्या है, प्रभावित करते हैं। अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, सफलता का भय किस तरीके से प्रभावित नहीं करता, मीन्स ये नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है, ये पॉजिटिव नहीं कह सकते, नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, कि असफलता का जो डर होता है या भय होता है वो क्या है, अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो जाता है, छात्र के सीखने का जो अनुभव है उसको नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं आपका सेकंड ऑप्शन के बारे में, प्रभावी शिक्षण रणनीति, मतलब कि जो शिक्षण रणनीति होती है जो छात्रों को क्या करती है, संलग्न करती है, तो वे कभी भी सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं आपकी। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट आता है आपका थर्ड पॉइंट, उचित शिक्षण अधिगम संसाधन, मतलब एप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज, कि इसमें क्या होता है कि जो शिक्षण अधिगम संसाधन होते हैं उनकी जो उपलब्धता होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो उचित बैठने की व्यवस्था, उसमें भी सीखने की गुणवत्ता को क्या करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं आपका। ठीक है, और इसी तरीके से आपका क्या है, ये डी ऑप्शन आ जाता है कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ कैसे प्रभावित करती है पॉजिटिव रूप से, कि स्वस्थ शारीरिक और भावना स्थिति जो होती है वो सीखने के लिए क्या होती हैं, अनुकूल होती हैं। मीन्स अधिगम को सकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित करेगी, अगर तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारे भावनात्मक मीन्स तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो क्या करेगी, पॉजिटिव रूप से क्या करेगी, सीखने के क्या है, अनुकूल हो जाएगी, और वो तुम्हें प्रभावित भी, इफेक्टिव भी करेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि समावेश का नियम निम्न में से कौन सा होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना। सेकंड आता है बच्चों का पृथक्करण। थर्ड आता है मानकीकृत अनुदेशन। या डी ऑप्शन आता है सिर्फ विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करना। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या है, ए ऑप्शन हो जाएगा कि समावेश जो आपका इंक्लूसिव होता है, इंक्लूजन का सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है व्यक्तिगत विभिन्नता को क्या है, स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि इसका जो सिद्धांत होता है वो यही है कि सभी बच्चे को, चाहे उनकी क्षमता कैसी भी हो, उनका लिंग कैसा भी हो, ठीक है, उनकी भाषा कैसी भी हो, उस पर अन्य किसी विशेष आधार पर भिन्नता हो, लेकिन समान रूप से उनको क्या है, महत्व दिया जाएगा। उन्हें शिक्षा के जो भी वास्तविक अवसर प्रदान किए जाएंगे। भेदभाव, मानकीकृत निर्देश और छात्रों को अलग कर नामकरण करना समावेशी सिद्धांत के क्या है, विरुद्ध होता है आपका। ओके, जो समावेशन होता है आपका, समावेश होता है वो क्या है, वो इस बात पर आधारित है कि हर एक बच्चा अद्वितीय होता है, उसकी जो विभिन्नताएं होती हैं वो ज़रूरत को समझना और स्वीकार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन हो जाएगा।
ओके। और ये जो आपका यहाँ पे आता है कि पृथक्करण करना, तो पृथक्करण इसका नहीं होता है बिल्कुल, जबकि इसके बदले होता है कि जो शारीरिक मानसिक जो स्थिति के बावजूद बच्चे की अगर अलग अलग है तो एक साथ एक समान समावेशी शैक्षिक वातावरण में शिक्षित करने का सिद्धांत होता है ये। ओके। इसी तरीके से मानकीकृत अनुदेश सिर्फ विकलांगता पर ध्यान देना, ऐसा थोड़ी ना है कि जो बच्चे विकलांग हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नो, किसी भी पृष्ठभूमि के, किसी भी लिंग के, किसी भी भाषा से रिलेटेड सभी स्टूडेंट पर समान ध्यान दिया जाता है इसमें। तो इसमें क्या है आपका, यही आएगा कि क्या है, विभिन्न व्यक्तित्व को स्वीकार करना ही इसका नियम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, इम्पोर्टेंट है, इजी है और ये आपको पता होना चाहिए। मोस्टली इससे क्वेश्चन आता है आपको ये पता होना चाहिए। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक क्या है? प्राथमिक कारक के बारे में बात कर रहे हैं, परिवार, विद्यालय, मित्र या फिर आपका मीडिया। तो करेक्ट आंसर इस इसका क्या हो जाएगा, फैमिली, परिवार हो जाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी क्यों आता है आपका परिवार? क्योंकि इसमें क्या होता है, परिवार वो पहला वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है जहाँ बच्चा क्या है, सामाजिक नियम जो होते हैं और जो रीति रिवाज होते हैं उनको सीखता है। ठीक है। और परिवार के सदस्य ही क्या करते हैं, बच्चे को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना क्या करते हैं, सिखाते हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट कारक है हमारा परिवार। बच्चा सबसे पहले पैदा होता है, वो परिवार में रहता है, वही उसको क्या है, प्राइमरी सबसे पहले सामाजिक कारक सिखाते हैं। और यहीं अगर ये तीन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो ये होते हैं आपके द्वितीयक, क्या होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपसे ज़रूरी नहीं है प्राइमरी के बारे में पूछा जाता, यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता कि यहाँ ऑप्शन में दे देते आपको द्वितीयक। ठीक है, कि समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो जाता, परिवार, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन हैं बट ये वाला ऑप्शन क्या है, इसमें द्वितीयक कारक नहीं है। ये ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन देखा करो कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका बन सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं आपके। ठीक है, कि जो आपका विद्यालय है इसमें क्या होता है, बच्चे को अधिकार का पालन करने और शिक्षक के साथ बातचीत करना क्या है, सीख जाता है। ऐसे आता है मित्र, कि जो सहकर्मी समूह या फिर हम कह सकते हैं किशोरावस्था में सामाजिकरण के प्राथमिक स्रोत बन जाते हैं। ऐसे आता है आपका मीडिया, कि मीडिया भी क्या है, समाज के जो मूल्य होते हैं, जो विश्वास होते हैं उससे अवगत कराता है आपका। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि एक सहगामी अधिगम युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? पुरस्कार, दंड, सेकंड प्रशंसा, मान्यता, थर्ड उच्च ग्रेड या अंक, या फिर 4 ऑप्शन डी सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सभी। सबसे पहले तो समझो कि ये जो सहगामी अधिगम युक्ति मीन्स आपका एक्सट्रीनिक मोटिवेशन आपका। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो छात्रों को क्या करती है, बाहरी मान्यता होती है उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा नहीं है कि कार्य को करने में मिलने वाली जो व्यक्तिगत संतुष्टि से है। मीन्स फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि कोई छात्र परीक्षा पास करने या फिर शिक्षक से सराहना पाने के लिए पढ़ता है, तो ये एक क्या कहलाएगी, आपकी सहगामी अधिगम युक्ति के अंतर्गत आता है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है पुरस्कार और दंड, मतलब कि जो छात्र हैं, छात्रों को अच्छा करने पर या फिर पुरस्कार देना या फिर गलत काम करने पर क्या करना, दंडित करना, उन्हें कुछ खास काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है इसमें, पॉइंट आता है सेकेंड ऑप्शन की प्रशंसा और मान्यता। मतलब जो हमारे टीचर होते हैं, टीचर हो गए या फिर हमारे क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, उनसे मिलने वाली जो भी हमारी प्रशंसा होती है वो एक बाहरी प्रेरणा का काम करती है, जो क्या करती है, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरीके से हमारा इसमें आ जाता है सी ऑप्शन
कि अच्छा प्रदर्शन करके क्या है, अच्छे ग्रेडों को, अच्छे अंकों को करने की इच्छा भी क्या कहलाती है, एक सहगामी अधिगम युक्ति जो है कहलाती है, जो छात्रों को मेहनत करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है आपकी। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका यही डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्रों में, फर्स्ट ऑप्शन समग्र विकास पर ध्यान देता है, सेकंड प्रेरक और सुविधा प्रदान करता है, थर्ड ऑप्शन एक अच्छा शिक्षक धैर्यवान संवेदनशील और सहानुभूति होती है, या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम। फर्स्ट ऑप्शन इज समग्र विकास पर ध्यान। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो टीचर होते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पाठ्यक्रम है, ऐसा नहीं है बस पाठ्यक्रम पढ़ाने तक सीमित होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, बालक के समग्र विकास पर भी क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें सामाजिक, जिसमें क्या होता है, नैतिक और इसमें मानवीय मूल्यों का भी विकास शामिल होता है आपका। ओके, इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रेरक और सुविधादाता। मतलब कि जो टीचर होते हैं वो छात्रों को उपदेश देने के बजाय क्या करते हैं कि जो सीखने के प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसमें एक सुविधादाता के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे छात्र जो हैं वो सक्रिय रूप से सीखते हैं आपके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कि एक अच्छा शिक्षक धैर्यवान, क्या है, धैर्यवान संवेदनशील और सहानुभूति होती है। ठीक है, जो छात्रों की भावना को क्या करती है, समझती है, जो भावना होती हैं छात्र की उनको समझता है और उन्हें सुरक्षित और सहज महसूस कराता है। तो ये शिक्षक के क्या हैं, उत्तम गुण होते हैं जो छात्रों में ये चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं आपका। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। नाउ यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट आप सभी को सीटेट यूपीटेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू अपनी तैयारी को जो है करते रहें। दिसंबर में आपका सीटेट आ जाएगा और आपका जनवरी में यूपीटेट आपका है ही। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।